हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नोटबुक पे आप लिखते हो उसकी कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग होती है, कितना लंबा उसका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब जो बुक है उसकी जर्नी शुरू होती है एक पेड़ से, एक ट्री से। उस ट्री को पहले कट किया जाता है, कट करके उसको पहुंचाया जाता है पल्प मिल में। फिर वहां से जो पेड़ की लकड़ी होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसको वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। और वो जो वुड पल्प होती है, वुड पल्प के साथ में केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। मिक्स करके फिर उसको मशीन की हेल्प से पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो जो पेपर होता है उस पेपर को पहुंचाया जाता है प्रेस में। प्रेस में क्या होता है, प्रेस में इंक होती है। इंक को भी केमिकल से ही बनाया जाता है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स यूज करके इंक बनाई जाती है। तो प्रेस में जाकर इंक से उस पे लाइंस प्रिंट करी जाती है, क्योंकि जो नोटबुक होती है, नोटबुक पे लाइंस बनी होती है। तो वो लाइंस कहाँ से आती है, वो प्रेस में जाकर वो उसकी लाइंस की प्रिंटिंग होती है। फिर वहां से वो जो पेजेस होते हैं उन पेजेस की बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग करके एक पूरी की पूरी नोटबुक तैयार की जाती है। फिर नोटबुक तैयार करके उसको पैक किया जाता है। पैक करके फिर मार्केट में पहुंचाया जाता है सेल के लिए। फिर उसके बाद वो पहुंचती है हमारे तक, हम मार्केट में जाकर उसको खरीद कर लाते हैं। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। पेड़ से उसकी जर्नी शुरू होती है, फिर हम तक वो पहुंचती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पे आते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इसमें रॉ मटेरियल को हम मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जो बुक है उसमें पल्प को, पहले ट्री है, ट्री को पल्प में चेंज करा जाता है और उस पल्प से फिर आगे पेपर बनाया जाता है और उस पेपर से फिर आगे बनती है नोटबुक। तो ये सारा क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। तो इट मीन्स कि जो इसका पेपर का, जो बुक का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, इसकी 2 स्टेजेस आती है। ऐसे ही अलग अलग जो मटेरियल है उसको बनाने की अलग अलग स्टेजेस होती है। अब पल्प से हम पेपर तैयार करते हैं, ठीक है, ट्री से पल्प बनती है, पल्प से फिर आगे पेपर तैयार करते हैं पल्प इंडस्ट्री में। सेम जो कॉटन होती है, कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है, उसी कॉटन से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। अब जब कपड़ा बन जाता है तो उसमें वैल्यू एडिशन होती है, ठीक है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। तो इसी तरह से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनके हमारे सामने आता है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है और उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल। अब जो कॉटन है, कॉटन की यूटिलिटी क्या है, कॉटन की यूटिलिटी ना के बराबर है। अकेली कॉटन का क्या कर लोगे, पिल्लो बना लोगे और क्या कर सकते हो, वो भी उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है कि आपने खेतों से कॉटन जो प्लांट होता है वहां से आपने कॉटन उठाई और उसका पिल्लो या रजाई या कुछ भी बना लिया, गद्दा बना लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी भी प्रोसेसिंग होती है, उसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद ही उससे आगे जो कॉटन का हम पिल्लो वगैरह बनाते हैं उसके बाद ही वो चीजें भी बनती है। और अगर कॉटन से कपड़ा बनाना है तो उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद ही उससे फिर कॉटन की एक शर्ट तैयार करी जाती है। और वो जो कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है और यूटिलिटी भी ज्यादा होती है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स की प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन होती है या सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री में कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि जो रॉ मिनरल्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज में जाकर उससे फिर कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। तो इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज होती है, अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, साइज के बेसिस पे और ऑनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज होती है वो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इनमें ये जो इंडस्ट्रीज है ये डिपेंड करती है कि इनमें रॉ मटेरियल
क्या यूज हो रहा है। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड होगा या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट उसमें यूज होंगे एज अ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डायरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, इसमें मिनरल ओर्स यूज करी जाती है एज अ रॉ मटेरियल। और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ये भी एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स है उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर से हम बनाते हैं आयरन, तो ये क्या है, आयरन एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है और इसी आयरन को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बाकी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि हैवी मशीनरी उसमें आयरन यूज होता है, तो आयरन यहाँ पे क्या है, एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए इसमें भी आयरन एज रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, रेलवे कोचेस बनाने के लिए। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ये एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाकी की इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो इसीलिए जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो बाकी की इंडस्ट्रीज को फीड करती है। फिर आती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो सी या ओशन के जो प्रोडक्ट्स है उनको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई या फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ये होती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि पल्प इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री होगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है ये सारी क्या है, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं साइज पे। साइज पे बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब जो साइज के बेसिस पे अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, इसमें कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो उसी के बेसिस पे फिर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको कॉटेज इंडस्ट्री भी बोला जाता है और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही आती है। इसमें जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो हैंडमेड होते हैं या आर्टिसंस इसमें आ जाते हैं जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे कि बास्केट वेविंग, क्योंकि इसमें ज्यादातर काम हाथों से ही होता है तो इसमें ज्यादा बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें यूज नहीं होती। पॉटरी हो गया या कोई भी हैंडीक्राफ्ट चीजें जो बनती है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में ही बनाई जाती है। इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल भी कम यूज होती है क्योंकि हाथों से चीजें बनानी है, कोई मशीनरी वगैरह तो लगानी नहीं है, इसीलिए इस पे जो कैपिटल है वो कम यूज होती है, टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो भी घर के लोग ही होते हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इसमें नहीं होता, बहुत ज्यादा लोगों को काम पे नहीं रखा जाता। फॉर एग्जाम्पल सिल्क वेविंग इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ये आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जैसे कि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हाथों से ही चीजें बना रहे हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, जो पैसा है वो ज्यादा खर्च होता है और इसमें टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर यूज करी जाती है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। फिर चलते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज होती है चार तरह की, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्टेट ऑन्ड और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, थर्ड आ गई ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और फोर्थ आ गई कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसमें या तो कोई एक इंडिविजुअल ने अकेले ही कोई इंडस्ट्री सेटअप करी है या फिर 2, 4, 6, 8, 10 लोगों ने मिलकर एक इंडस्ट्री सेट करी है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आएंगे या फिर इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा है एक इंडस्ट्री को। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इसमें ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री शुरू कर सकता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का चक्कर नहीं होता। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है इसमें ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, उस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, उसका जितना भी काम होता है सारा का सारा गवर्नमेंट के थ्रू ही
किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई। ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं। कौन? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ज्वाइंट नाम से ही पता चल रहा है। तो ज्वाइंट सेक्टर में जो ओनरशिप रहेगी वो स्टेट की भी होगी और जो है प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी होगी। दोनों मिलके काम करेंगे, स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें दोनों जाने काम करेंगे मिलके। फॉर एग्जाम्पल मूर्ति उद्योग लिमिटेड, ये क्या है? एक ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें जो ओनरशिप होती है वो प्रोड्यूसर की होती है। जो रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर है या फिर रॉ मटेरियल का सप्लायर है, कोऑपरेटिव सेक्टर में उसकी ओनरशिप होती है। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डायरी हो गई, ये कोऑपरेटिव वेंचर इंडस्ट्रीज है। जैसे कि अब देखो आनंद मिल्क में क्या हो रहा है, दूध की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो क्या करते हैं? दूध इकट्ठा करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को कौन कौन से फैक्टर्स, इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब किसी ने इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के इंडस्ट्री को सेटअप करता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है रॉ मटेरियल। कोई भी इंडस्ट्री वहीं पे सेटअप होगी जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा। तो सेकंड इसमें आ जाता है लैंड। अब रॉ मटेरियल तो ठीक है, चाहिए ही चाहिए, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्री का क्या काम है, ठीक है। लेकिन रॉ मटेरियल के साथ साथ आसपास लैंड भी अवेलेबल होनी चाहिए जहां पे हमने अपना इंडस्ट्री को सेटअप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। लैंड के साथ और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, लेबर चाहिए, चीप लेबर अवेलेबल हो तो बेस्ट है। पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना इंडस्ट्री कैसे चलेगी। कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा चाहिए, मार्केट होनी चाहिए नियर बाय, क्योंकि नियर बाय चीजों की मार्केट होगी तभी तो प्रोडक्ट्स वहां पे बिकेंगे, तभी तो इंडस्ट्री का फायदा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के इंडस्ट्री को सेटअप करा जाता है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स भी कई बार प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, पावर को थोड़ा कम रेटों पे दे देगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ा कम कर देगी। इसके अलावा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है बैकवर्ड एरियाज में, उस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट गवर्नमेंट कर देती है, सो दैट कि जो बैकवर्ड एरियाज है उनको थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए। क्योंकि बैकवर्ड एरियाज में अगर इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, वहां पे मार्केट भी होगी, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो थोड़ी सी लोगों की ग्रोथ होगी, उस एरिया की डेवलपमेंट होगी। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई भी सिटी है या टाउन है उसकी डेवलपमेंट होती है और ग्रोथ होती है। इसीलिए बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में गवर्नमेंट भी कुछ इंसेंटिव्स दे देती है, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम पे। इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन चीजें होती है, एक तो इनपुट, दूसरी प्रोसेसिंग, थर्ड आती है आउटपुट। इनपुट में क्या चीजें आ जाती है? इनपुट में आ जाता है रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, लैंड की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आती है इनपुट में। प्रोसेसिंग में बहुत सारी इनपुट, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिससे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। और फिर आती है आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? आउटपुट होती है जो एंड प्रोडक्ट निकल के हमारे सामने आता है, वो होती है आउटपुट। और उसी आउटपुट से जो पर्सन है उसको इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनपुट क्या होगी? कॉटन हो गया, लेबर तो चाहिए ही चाहिए, फैक्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई, ये इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट हो गई। इनपुट के बाद क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में क्या होगी? कॉटन की। अब कॉटन से क्या बनाना है? हमने कपड़ा बनाना है, कोई शर्ट बनानी है या कोई ड्रेस बनानी है, तो उसके लिए कॉटन की क्या करी जाएगी? गिनिंग होगी, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें होने के बाद फिर आउटपुट निकल के हमारे सामने आएगी। आउटपुट क्या होगी? शर्ट होगी या कोई ड्रेस होगी या पजामा, ट्राउजर्स, कुछ भी है, तो वो क्या है? उसकी आउटपुट है जो हम चीजें आगे यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है?
इंडस्ट्रियल रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के आसपास लगी होती है और वो आपस में बेनिफिट्स शेयर करती है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। वर्ल्ड के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन नीचे दे रखे हैं मैप में। इसमें कौन कौन से आते हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप आ जाता है, ईस्टर्न यूरोप आ गया, ईस्टर्न एशिया आ गया। तो यहाँ पे ये कुछ जो ब्लैक में है ये इंडस्ट्रियल रीजन है, और इसके अलावा एक पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल बेल्ट यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना, जो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल रीजन टेम्परेट एरियाज में सेटअप हुए हैं और सी पोर्ट के आसपास है। जहाँ पे भी देखो इंडस्ट्रियल रीजन आप देखोगे वो ज्यादातर सी पोर्ट के पास ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट के सेंटर में या कहीं भी सेंटर में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ज्यादातर सी पोर्ट के पास होंगे और टेम्परेट रीजन में होंगे या फिर किसी ना किसी कोल फील्ड के पास होंगे, जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन है। इवन के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना, ये भी सारी की सारी टेम्परेट जोन में ही लाई करती है। टेम्परेट जोन कौन सी होती है? टेम्परेट जोन होती है ट्रॉपिक्स और पोल्स के बीच वाली जो जोन होती है उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये सारी की सारी कहाँ पे लाई करती है? टेम्परेट जोन में लाई करती है, सी पोर्ट के पास और कोल फील्ड्स के पास। इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, छोटा नागपुर में कोल माइंस बहुत सारी है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट हो गई, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन हो गया, कोलाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये है कुछ इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर की। इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता क्या है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है जब किसी इंडस्ट्री में किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से या फिर हजार्डस मटेरियल की इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डिजास्टर्स धमाके होते हैं, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। जैसे कि इंडिया में हुआ था 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। इंडिया का नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था 1984 में जो हुआ था। ये रात को हुआ था तकरीबन 12:30 के आसपास। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो बहुत ही पॉइजनस गैस है मिथाइल आइसोसायनेट, वो गैस लीक हो गई थी और उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड और कुछ रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक हुए। एक ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी जिसमें से ये गैसेस लीक हुई और गैसेस लीक होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। बहुत सारे लोग जो सर्वाइव कर गए थे इस एक्सीडेंट में। अब देखो तकरीबन 3,500 लोग तो मर गए थे इसमें। इसके अलावा जो लोग सरवाइव कर भी गए थे उनको बहुत सारी बीमारियां लग गई थी, जैसे कोई अंधा हो गया, किसी का इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड हो गया, किसी को कोई बीमारी लग गई। तो जो लोग बचे भी थे उनमें बहुत सारी बीमारियां लग गई थी गैस की वजह से, राइट। इसके अलावा एक और इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, चाइना की है ये। चाइना में 2005 में हुआ था ये इंसिडेंट। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। इवन के बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट भी कर लिया गया था, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। और जो लोग सरवाइव कर गए थे इसमें भी, जो बच गए थे, तो उनको बहुत सारी बीमारियां लग गई थी। आई बर्न हो गया, स्किन बर्न हो गया, लंग्स की प्रॉब्लम आ गई, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आई गैस लीक होने की वजह से। फिर देखते हैं रिस्क रिडक्शन मेजर्स। अब रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? अब देखो इंडस्ट्रीज तो लगानी ही पड़ेगी, तो इंडस्ट्री में गैस लीक के रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं? एक तो जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया है उससे हम इंडस्ट्री को दूर सेटअप कर सकते हैं। अब जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहां पे इंडस्ट्री को सेटअप ना किया जाए, उससे काफी दूर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए। सेकेंडली, जो लोग वहां आसपास रह रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो टॉक्सिन्स है या हजार्डस सब्सटेंस है उनको कैसे स्टोर करना है, कैसे एक्सीडेंट के इफेक्ट्स को कम करना है।
थर्ड, फायर वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, फाइटिंग सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव्ड होना चाहिए। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस को स्टोर करके रख रहे हो फैक्ट्री में, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होनी चाहिए कि आप सिर्फ इतना टॉक्सिन्स ही स्टोर करके रख सकते हो, इससे ज्यादा कोई भी फैक्ट्री स्टोर नहीं कर सकती, उससे रिस्क जो है थोड़ा कम हो सकता है। फिफ्थ क्या है, पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज जो इंडस्ट्रीज की है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज अच्छी होएगी तो उससे क्या है, अगर थोड़ी बहुत गैस लीक होती भी है तो उसको थोड़ा डिस्पर्स किया जा सकता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।